हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हिस्ट्री के नए लेक्चर में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरेबियन एंड टर्किश अटैक ऑन इंडिया। इस क्लास में हम लोग समझेंगे किस तरह से अरेबियंस भारत में आए थे, किस तरह से अरेबियंस ने भारत में अटैक किया, उसके बाद कैसे टर्किश अटैक भारत के ऊपर हुआ और क्या-क्या पॉइंट्स निकलते हैं इन अरेबियन एंड टर्किश अटैक से फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस क्लास में हम समझेंगे फर्स्ट मुस्लिम अटैक्स और फर्स्ट अरेबियन अटैक्स जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर किया था। क्या कारण रहे होंगे मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों भारत पे अटैक किया? क्या रीजंस थे मोहम्मद बिन कासिम के 300 साल बाद टर्किश भारत में आए जिसमें मोहम्मद गजनवी भारत में आया? और क्या-क्या चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस आफ्टर दीज अरेबियन एंड टर्किश अटैक? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम समझ लेते हैं द इमेज यूज्ड इन आवर साइड deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. हमारे साइड डेस्क में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। समझते हैं हम अरेबियन अटैक के साथ। द फर्स्ट मुस्लिम अरेबियन अटैक ऑफ इंडिया बाय अरब्स। सो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के ऊपर हुए आक्रमणों को समझने के लिए हम समझते हैं कि भारत पे सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि जो आर्यंस थे वो बाहर से, लाइक मैक्स म्यूलर ने एक्सप्लेन किया था कि आर्यंस सेंट्रल एशिया और रशिया से आए थे, और अलग-अलग इतिहासकार अपना मत देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आर्यंस भी बाहर से आए थे और आर्यंस ने भारत पे अटैक किया था। तो यदि हम उन इतिहासकारों की थ्योरीज को समझें और उन इतिहासकारों की थ्योरीज को सच समझें, तो सबसे पहले आर्यंस ने भारत पे अटैक किया था। आर्यंस के बाद जैसा हमें पता है मगध एम्पायर के आसपास जब नंद वंश चल रहा था भारत के ऊपर, तो उस समय एलेक्जेंडर, जो बेसिकली पहला मर्सिडोनिया से आया था, जो ग्रीक था, उसने भारत पे आक्रमण किया था लगभग 326 बीसी के आसपास। उसके बाद भारत में ब्राह्मण एम्पायर के समय 4 आक्रमण हुए थे, जिसमें इंडो ग्रीक अटैक्स, जिसमें डेमेट्रियस और मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद शक्स आए थे, पहलव्स आए थे एंड देन कुशान्स आए थे। इन सभी आक्रमण के बाद भारत में जो सबसे पहले, या मैं बोलूं भारत में सबसे पहले मुस्लिमों की जो नींव रखी गई थी और मुस्लिम इन्वेजन और अरब इन्वेजन हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो सबसे पहले इनिशियली जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम अरब से बिलोंग करता था। इसी कारण, ड्यू टू दिस रीजन, हम इस अटैक को फर्स्ट मुस्लिम अटैक एज वेल एज वी कैन से दिस इज फर्स्ट अरेबियन अटैक इन इंडिया। तो पहला भारत के ऊपर आक्रमण, मुस्लिम अटैक, या इस पीरियड, इस लगभग छठी, सातवीं, आठवीं शताब्दी के आसपास जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान वाला रीजन है, सिंध प्रांत पर किया था। तो जिस वजह से इसे फर्स्ट मुस्लिम अटैक, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अरब से बिलोंग करता था, तो इसे फर्स्ट अरब अटैक भी कहा गया है। तो फर्स्ट मुस्लिम अटैक और फर्स्ट अरब अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे किया था, जो लगभग 711 एडी के आसपास हुआ था। और इस अटैक में ही बेसिकली कॉन्क्वेस्ट सिंध रीजन। तो पहला अटैक 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इतिहासकारों का मत है कि 711 एडी में जो पहला आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम फेल हुआ, जिस वजह से उसने लगभग 712 एडी और 7112 एडी में दूसरा आक्रमण किया। और इस दूसरे आक्रमण से इसने भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। तो ये अटैक बेसिकली सिंध रीजन पे हुआ था, और इस सिंध रीजन पे जो भारत में शासन कर रहे थे वो थे राजा दाहिर।
तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ऊपर पहला आक्रमण किया था। तो भारत पर प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व अरबों ने किया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम अरबों का लीडर था। यह आक्रमण लगभग 711 ईस्वी के आसपास घटित हुआ था और इसी आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। क्लियर? तो पहला आक्रमण समझ आया, तो इसमें हमें पूरा अरब अटैक समझना है, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक समझना है। अगर मैं तुर्किश अटैक की बात करूं तो पहला तुर्किश अटैक मोहम्मद गजनवी ने किया था, जो तुर्किश था और जिसने अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया था। तो फर्स्ट तुर्किश इन्वेजन महमूद ऑफ गजनवी, जो कमांडर था गजनवी का, उसने किया था, जिसका मेन इंटेंशन था भारत से धन को लूटना, क्वेस्ट फॉर वेल्थ। मोहम्मद गोरी गजनवी ने भारत में लगभग 17 आक्रमण किए थे बिटवीन 1000 टू 1027 एडी। सो टोटली 17 इन्वेजन इनटू इंडिया आफ्टर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ जिहाद। तो जिहाद के बहाने से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। देखो, मोहम्मद गजनवी का जो मेन इंटेंशन था, जो मुख्य पर्पस था, वो था भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसके साथ साथ भारत से पैसा लूटना। जबकि मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत पे कब्जा करने के इंटेंशन से। तो दोनों अटैक्स में ये डिफरेंट है कि जो अरब अटैक हुआ था उसका मेन इंटेंशन था टू स्प्रेड मुस्लिम रिलीजन एज वेल एज टू कैप्चर इंडिया और टू स्प्रेड द एम्पायर। बट मोहम्मद गजनवी इंटेंशन बना के आया था कि उसे भारत से धन और दौलत लूटनी है। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ, जिसका मुख्य इंटेंशन धन की चाह था। क्लियर? सो पहला अरेबियन अटैक एंड देन सेकेंड टर्किश अटैक। सो स्टार्ट करते हैं हम अरब अटैक से, अरेबियन अटैक से। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि अरब से जो पहला आक्रमण था भारत के ऊपर, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो क्या कारण रहे होंगे जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया? क्या ये पहली बार आक्रमण था अरब से भारत के ऊपर? इसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि फर्स्ट अरब अटैक और पहला मुस्लिम अटैक इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम। बट इससे पहले अरेबियंस 14 बार भारत में आक्रमण ऑलरेडी कर चुके थे। बट क्योंकि वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हुए, मोहम्मद बिन कासिम ऐसा कमांडर था, रूलर था, जिसके नेतृत्व में, लीडरशिप में यह जो इन्वेजन था वो सक्सेसफुल हुआ। इस वजह से इसे फर्स्ट अरेबियन अटैक नाम दिया गया है। कौन था मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम को समझने से पहले थोड़ा सा हम मुस्लिम इतिहास के बारे में समझते हैं, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के नाम से भारत में आया था और इस ये बेसिकली एक मोहम्मद इब्न कासिम का एक सैन्य कमांडर था और कैसे इसने भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। हुआ क्या, लगभग 632 के आसपास मुस्लिम धर्म स्टार्ट हो गया था, या मैं बोलूं मुस्लिम रिलीजन स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जब उन्हें जन्नत नसीब हुई तो उनकी जगह जो खलीफा थे उसमें और जो कैलिफर्स थे उनमें ये एम्पायर डिवाइड हो गया। पहले ये रिलीजियस बेसिस पे था, आगे चल के ये पॉलिटिकल बेसिस पे होना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरेबियंस भारत में नहीं आते थे। कोरोमंडल कोस्टल एरिया, जो कोरोमंडल हमारा केरला का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री तट है, वो बहुत पहले से ही अरब्स के व्यापार के लिए जाना जाता है। जैसा हमें पता है कि जब पुर्तगाली आगे चल के आएंगे कोरोमंडल केरला वाले रीजन पे, जब वास्को डी गामा भारत आएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये कैलिफोर्स थे। सो पहले से ही अरेबियंस भारत में व्यापार करते थे। जैसा हमें पता है अरब में आज भी खेती एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो उनका मेन जो ट्रेड हुआ करता था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, कृषि की चीजें हुआ करती थी, खाने पीने के उत्पाद हुआ करते थे, जो अरेबियंस अरब सागर के थ्रू भारत में स्पेशली कोरोमंडल कोस्टल एरिया से व्यापार करते थे। अब हुआ क्या, जब ये कैलिफर्स रिलीजियस के बाद पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गए या पॉलिटिकल इनका एजेंडा बन गया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अब एम्पायर को स्प्रेड करना स्टार्ट करें। और स्प्रेड करने के चक्कर में सबसे पहले इन्हें कब्जा करना था भारत के ऊपर, क्योंकि मेन जो इनका ट्रेड चल रहा था वो भारत से चल रहा था। तो इसी उद्देश्य थे, इसी पर्पस से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था।
सो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब मिलिट्री कमांडर था, जो बेसिकली उमैयद कैलिफेट कुल से या फिर मैं बोलूँ इस वंश से संबंध रखता था। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो पूरा मुस्लिम समुदाय था ये या अरब जो थे वो अलग-अलग कैलिफेट में डिवाइड हो गए थे, जिसमें से उमैयद कैलिफेट निकला, जिन्हें खलीफा उमैयद खलीफा के नाम से जाना जाता था और आगे चल के यहीं से मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। इसी ने सबसे पहला भारत में मुस्लिम जो अटैक था उसको लीड किया था और इसी ने भारत में सिंध पर कब्जा किया। सो मोहम्मद इब्न कासिम एक अरब सैन्य कमांडर था जिन्होंने उमैयद खिलाफत की सेवा की थी। उन्हें भारत में उमैयद अभियानों के दौरान सबसे पहले सिंध पर कब्जा करके मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया। क्लियर? सो हमने यहाँ पे समझा क्यों मोहम्मद बिन कासिम को आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका व्यापार चल रहा था भारत से, अब उन्हें पॉलिटिकली एक्सपेंड करना था अपना एम्पायर, जिस वजह से अरेबियन सबसे पहले भारत में आए और ये लगभग 711 और 712 एडी और ईस्वी की बात है। तो 711 में पहला अटैक किया क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रहा, जिस वजह से इन्होंने दूसरा अटैक भारत पे 712 एडी में किया। अब अरब्स भारत में आ गए, कैसे उन्होंने सिंध पर अरब साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो स्टैब्लिश हुए भारत में, कौन से राजा थे जिसको हराया गया था। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हल अल हज्जाब इब्र अल हज्जाब इब्र के कहने पर ही मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, क्योंकि अरेबियंस को भारत पे कब्जा करना था या अपना एम्पायर स्प्रेड करना था। तो अल हज्जाब इन यूसुफ जो इराक का उस टाइम पे बेसिकली रूलर था या मैं बोल सकता हूँ जिसका इराक पे कब्जा था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा कि जाओ भारत और भारत में एम्पायर को स्प्रेड करो। सो समझते हैं कैसे इन्होंने स्टैब्लिश किया बेसिकली अरब एम्पायर भारत के अंदर। सबसे पहले तो जब 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम की भी एक बहुत बड़ी सेना थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेना थी और इनका जो मेजर रीजन था वो था इन्हें सिंध, ब्राह्मण रीजन और एज वेल एज मुल्तान, इन तीन रीजन पे इन्हें कब्जा करना था। ये जो पर्टिकुलर रीजन था सिंध वाला, वहां पर कब्जा चल रहा था ब्राह्मण डायनेस्टी का, जिसमें रूलर थे राजा दाहिर। सो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, राजा दाहिर के साथ युद्ध लड़ता है, तो ये बैटल अरोर वाले रीजन पर होती है। अरोर एक प्रांत था बेसिकली जो सिंध का पार्ट था, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है, जिस वजह से इस युद्ध को बैटल ऑफ अरोर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सो इसने सिंध पर ब्राह्मण डायनेस्टी पर अटैक किया। जो ब्राह्मण डायनेस्टी के इस टाइम पे जो रूलर चल रहे थे वो राजा दाहिर चल रहे थे। इस बैटल में इसने राजा दाहिर को हराया और उनका सर काटकर अल हज्जाज इबिन यूसुफ, वही अल हज्जाब जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, इसने उनका सिर काट के अल हज्जाब को भेज दिया और इस तरह से इसने सिंध पर कब्जा किया। तो सिंध के राजा को मारकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना वर्चस्व फैलाया। क्लियर? अब किस तरह से इसने बैटल ऑफ अरोर लड़ी थी या बैटल ऑफ अरोर से इसने कैसे कैप्चर किया था भारत में, वो हम समझते हैं। सो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे कब्जा किया तो उसने सबसे पहले सिंध में अरोर पे कब्जा किया और इसी अरोर को अरेबियंस ने अपनी कैपिटल शिफ्ट किया। इस टाइम पे सिंध की जो मेजर कैपिटल हुआ करती थी दाहिर के टाइम पे, वो कैपिटल हुआ करती थी मुल्तान। तो इसने अरोर पे कब्जा किया और अरोर को अपनी कैपिटल शिफ्ट किया और यही सबसे पहला सक्सेसफुल कैप्चर था हिंदू लैंड का बाय मुस्लिम लीडर्स। सो मोहम्मद इब्न कासिम ने अरब की तत्कालीन राजधानी अरोर पर कब्जा कर लिया, जो किसी मुस्लिम नेता द्वारा पहली बार किसी हिंदू भूमि पर सफल कब्जा हुआ था और यहीं से शुरुआत होती है मुस्लिम इन्वेजन की भारत के अंदर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हम समझेंगे कैसे मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत युवा नेता होने के बावजूद और बहुत एक कम उम्र में कैसे उसने भारत को कैप्चर कर लिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये सिकंदर को फॉलो करता था, अलेक्जेंडर जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसने 326 ईसा पूर्व और अराउंड 326 बीसी के आसपास हाइडा पैस की बैटल लड़ी थी विद पोरस। तो सेम
एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। जब ये भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो इसकी महज उम्र 17 साल थी। तो 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करके सबसे युवा मुस्लिम नेता बन जाता है। एज आई टोल्ड यू, ये बेसिकली अलेक्जेंडर को फॉलो करता था। क्लियर? तो वह एक उल्लेखनीय उम्मद सेनापति था जिसने लगभग सिकंदर के पद चिन्ह पे चलते हुए 17 वर्ष की आयु में सिंधु घाटी के आसपास के रीजन पर विजय प्राप्त की और फतेह प्राप्त की। अब कुछ इतिहासकार हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के बारे में बताते हैं, किस तरह से वो इराक का गवर्नर हज्जाक के द्वारा इसे भारत में सिंध अभियान के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर एक फेमस बुक है चचा नामा। ऐसा माना जाता है चचा नामा को जो लिखा गया है लगभग 709 से 711 एडी के आसपास लिखा गया है। और इस चचा नामा किताब में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है चचा नामा। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि किस आक्रांता के बारे में या किस इन्वेजर के बारे में चचानामा बुक से पता चलता है। तो चचानामा बुक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताती है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चचानामा में लिखा हुआ है, जो इसके इन्वेजन, इसके भारत अटैक के बारे में बताते हैं। और ये बुक लगभग 709 से 711 एडी के बीच में लिखी गई है। चचानामा बुक से ही हमें पता चलता है कि इसे कैसे ही वॉज अपॉइंटेड बाय हज्जाज, हज्जाज के थ्रू इस ये कैसे इराक का गवर्नर बना, इराक का गवर्नर बनने के बाद कैसे इसे बेसिकली भारत की तरफ भेजा गया भारत पे आक्रमण करने के लिए। अच्छा, ये हज्जाज कौन था? हज्जाज बेसिकली इसका चाचा था, या कासिम जो था वो हज्जाज का नेफ्यू था। और एक ये कैपेबल कमांडर था। तो हज्जाज को पता था कि ये एक बहुत कैपेबल कमांडर है, यही है जो मुस्लिम एम्पायर को आसपास की कंट्रीज में स्प्रेड कर सकता है। तो पहले हज्जाज ने इसे गवर्नर नियुक्त किया इराक का, और उसके बाद भारत पे फतेह करने के लिए भेजा। और इसके बाद इसने सिंध का मिशन कॉन्कर किया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चचानामा में पता चलता है। चचानामा से ही पता चलता है इसे कैसे इराक का गवर्नर बनाया गया हज्जाज के द्वारा, और कैसे हज्जाज ने इसे सिंध के अभियान के लिए भारत भेजा था। बेसिकली जो कासिम था वो हज्जाज का भतीजा था, उसके साथ साथ ही काफी अच्छा कमांडर भी था, जिस वजह से इसने सिंध पर कब्जा किया एक पूरी प्लानिंग के साथ, और भारत में मुस्लिम एम्पायर स्टार्ट कर दिया। क्लियर? ओके ओके। उसके अलावा बैटल ऑफ रिवाड़ समझते हैं, कैसे इसने बैटल ऑफ रिवाड़ लड़ी थी दाहिर के खिलाफ। और एक युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के रूलर दाहिर के बीच में, जिसे बैटल ऑफ रिवाड़ के नाम से जाना जाता है। और इसी बैटल में दाहिर की हार हुई थी। सो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के साथ बैटल लड़ी थी। दाहिर जो सिंध के शासक थे, दाहिर जो बिलोंग करते थे वो एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण एम्पायर भी था उस टाइम पे, जिसमें दाहिर की हार हुई और दाहिर के हाथ से सिंध और मुल्तान छीन लिया गया। उसी समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब्जा किया, तो इसने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से आप कहा, या बेसिकली सिटी ऑफ गोल्ड नाम दिया। मुल्तान बेसिकली सिटी ऑफ गोल्ड क्यों नाम दिया गया? बहुत बड़ा सिंहासन था मुल्तान, बहुत फर्टाइल जमीन थी मुल्तान की, सोना उगता था मुल्तान की जमीन से, उसके अलावा खाने थी यहाँ पर। तो जिस वजह से जब इसने मुल्तान पे कब्जा किया तो मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से कहा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे बैटल ऑफ रेवाड़ का नाम दिया गया, रेवाड़ का युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें दाहिर की पराजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, और उसी के बाद इसने मुल्तान को सोने का शहर कहा था, द सिटी ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, अब अरब्स भारत में आ गए, भारत में स्टैब्लिश होगी।
उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? कैसे वो भारत में प्रशासन चला रहे थे? कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे? क्या उनका गवर्नेंस था? तो यहाँ पर हम अरब्स का एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, कैसे अरब की प्रशासन व्यवस्था थी। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, वो है जजिया टैक्स। देखो, इतिहासकारों का मानना है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहला पर्सन था जिसने या फर्स्ट मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर कब्जा किया था। इससे पहले भी 14 आक्रमण हो चुके थे भारत के ऊपर। यही वो पर्सन था जो भारत में जजिया टैक्स लेके आया था। जजिया टैक्स धर्म के आधार पर नॉन मुस्लिम से वसूला जाता था, मेजरली हिंदुओं से वसूला जाता था। हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर, गंगा यमुना में बाथ स्नान करने पर ये टैक्स वसूला जाता था। तो धर्म के नाम पर जो टैक्स स्टार्ट किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में स्टार्ट किया था, जिसे जजिया टैक्स के नाम से जाना गया। जजिया टैक्स का भी अपना एक इतिहास रहा है। मोहम्मद बिन कासिम शुरू करने वाला पहला पर्सन था भारत के अंदर जजिया टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी इसको फैलाने वाला, स्प्रेड करने वाला पहला पर्सन था। उसके बाद आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर लागू किया। आगे चल के जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे अकबर ने लगभग 1564 के आसपास जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था, और आगे चल के कैसे औरंगजेब ने दोबारा से इस जजिया टैक्स को लागू कर दिया। तो यहाँ पर हम प्रशासन व्यवस्था समझते हैं कि अरब्स की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी बेसिकली। सो सिंध को जीतने के बाद जब सिंध बेसिकली पूरी तरह से अरबों के अधीन आ गया, तो उन्होंने यहाँ पर अपने तरीके से शासन व्यवस्था लागू की जो अरब में चल रही थी। तो जो अरब की शासन व्यवस्था थी वही इन्होंने यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया था। तो यहीं से अरब एडमिनिस्ट्रेशन भारत में आया था। तो अरबों का अटैक भी यहीं पे हुआ, पहला मुस्लिम इन्वेजन भी यहीं पे हुआ, और उसके साथ साथ जो अरब प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो भी मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू ही भारत में स्टार्ट किया गया था। ओके। अरब एडमिनिस्ट्रेशन, लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन, उदार प्रशासन। अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया तो उसने एक लिबरल पैटर्न अपनाया था, लिबरल प्रणाली अपनाई थी, बेसिकली उदार प्रशासन अपनाया था भारत के अंदर। या जो इनका प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इतना कठोर, इतना हार्ड नहीं था जितना आगे चल के दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल एम्पायर के समय हुआ। सो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स कहते हैं कि जो शुरुआत में अरब अरब एडमिनिस्ट्रेशन था या उनका जो पैटर्न था वो बहुत ज्यादा लिबरल था कंपेयर टू लेटर सिस्टम। लेटर सिस्टम में यहाँ पर बात कर रहा है जो आगे चल के दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश आएंगे, और उसके बाद जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तो उससे थोड़ा सा लिबरल था बेसिकली। उसके साथ साथ पार्शली इसने स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ भी स्टार्ट किया था शुरुआत की सेंचुरीज में, जो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं था, टफ नहीं था एज लेटर। क्योंकि बाद में चलकर जब दिल्ली सल्तनत पूरी बसेगी, जब मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आएगा, तो जो मुस्लिम व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी। तो इसके टाइम पे थोड़ा सा लिबरल था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो प्रारंभिक अरब व्यवस्था थी वो थोड़ी सी उदार थी, अपेक्षाकृत उदार थी, क्योंकि पिछली शताब्दियों में इस्लामिक कानून का स्कूल उतना कठोर नहीं था जितना बाद की शताब्दियों में हो गया। तो इस स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ को मानता था। इतिहासकार मानते हैं कि स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ प्रीवियसली लगभग 7वीं 8वीं सेंचुरी के आसपास इतना कठोर नहीं था जितना 12वीं से 16वीं शताब्दी और सेंचुरी के आसपास रहा होगा। क्लियर? ओके। अब अरब प्रशासन में हम मुस्लिम शासन समझते हैं कैसा रहा। जैसा अभी हमने समझा है कि कम स्ट्रिक्ट था प्रीवियस के अकॉर्डिंग, या लेटर जो मुगल एरा था, या फिर लेटरली जो आगे चल के गुलाम डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत बसेगी, उसके कंपैरिजन में या उसकी तुलना में अरब जो मुस्लिम रिजीम था वो कम स्ट्रिक्ट था।
इस समय जो दुनिया भर के मुस्लिम्स थे वो काफ़ी उदार हुआ करते थे और कम कठोर हुआ करते थे। तो ये मुस्लिम रिजीम काफ़ी नरम था इस टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट, अरब एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है अरबों का प्रशासन ऐतिहासिक रुझान से? बेसिकली क्या है, अरब का जो प्रशासन रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, वो वंश के अनुसार लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक हर बार बदलता रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा है, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे काफी नरम था। आगे चल के जब खिलजियों का समय आया तो उस टाइम पे काफी हार्ड, काफी रिजिड हो गया, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बहुत सारी ऐसी एंटी हिंदू पॉलिसीज स्टार्ट की थी। उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर अमीर लोग थे उनका दमन कर दिया था, उनको खत्म कर दिया था या उनकी पावर्स खत्म कर दी थी ताकि कोई उसके अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर सके। उसके साथ साथ आगे चल के जब हम तुगलक्स देखेंगे, जो तुगलक वंश था वो कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के सपोर्ट से आया था, क्योंकि दिल्ली की जनता इस टाइम तक आते-आते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से, इस रिजिड, इस कठोर एडमिनिस्ट्रेशन से। तो उनके तुगलक्स के कुछ राजाओं के टाइम पे उदारता रही, आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसके टाइम पे फिर कठोरता आई। फिर जब बाबर का शासन आया, बाबर और हुमायूँ के टाइम पे फिर से कठोरता आ गई, देन अकबर के टाइम पे उदारता आई। तो हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स रहा है वो काफी अप एंड डाउन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, अरब्स का हो या मुस्लिम्स का हो भारत के अंदर, तुर्किश से लेके मुगल डायनेस्टी तक। तो कहीं पर हमें उदारता देखने को मिलती है और कहीं पर हमें रिजिड और टफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। क्लियर? सो यह प्रवृत्ति विभिन्न मुस्लिम शासकों के मामलों में देखी जा सकती है, क्योंकि अलग-अलग शासन के टाइम पे अलग-अलग जो रूलर्स रहे हैं, मुस्लिम रूलर्स रहे हैं, उनकी अलग-अलग आइडियोलॉजीज थी। जैसे अकबर सभी धर्मों को मानता था, उसने दीन-ए-इलाही धर्म भी स्टार्ट किया था। जबकि औरंगजेब बिलीव करता था मुस्लिम शरिया लॉ में वो बिलीव करता था। तो तुर्कों से लेके मुगलों तक जो व्यवस्था रही है, वो जो प्रशासन रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा और काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। सो ये था अरब अटैक जो हमने समझा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में सिंध वाले रीजन पे कब्जा किया था। अब ऐसा क्या हुआ कि अरब्स के बाद तुर्किश आए और क्या हुआ अरबों का? इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, और जिसमें एक स्पेशल बुक है जो मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो ऐसा माना जाता है लगभग 715 एडी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम वापस ईरान जाता है और वहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसे मार दिया जाता है। और क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ इराक में जाके हो जाती है, तो इस वजह से जो अरेबियंस कंट्रोल था भारत में वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है और राजपूत एम्पायर भारत में पावरफुल होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो जानकारी है इसकी डेथ की, वो सबसे ज्यादा जो पता चलती है वो अल बदाधुरी करके किताब है, वहां से जानकारी मिलती है। तो अल बलादुरी बुक से पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जब ये वापस जाता है इराक में, इसी के फैमिली के लोगों ने साजिश के तहत मार दिया था और अरबों का शासन इसकी डेथ के बाद भारत में कमजोर पड़ गया। अरबों का अटैक 712 एडी में हुआ, उसके लगभग 300 साल बाद तुर्किश और तुर्की लोग भारत में आक्रमण करते हैं और इस सीरीज में जो सबसे पहला आक्रमण होता है वो करता है मोहम्मद ऑफ गजनवी, या जिसे महमूद ऑफ गजनवी या मोहम्मद गजनी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्लास में और इस सीरीज में अब हम समझेंगे तुर्किश अटैक, कैसे तुर्किश ने भारत पर आक्रमण किया, कैसे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्किश अटैक में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वो मोहम्मद ऑफ गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था। लगभग 1000 और 1001 के आसपास मोहम्मद गजनवी ने और मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला अटैक किया। मोहम्मद गजनी कौन था? मोहम्मद गजनी बेसिकली, इसे समझने के लिए थोड़ा सा गजनवी एम्पायर को समझते हैं। ये था तुर्क। गजनवी एम्पायर अफगानिस्तान के गजनवी वाले रीजन पर चल रहा था, जिसका फाउंडर और गजनवी एम्पायर को जो स्टार्ट किया था वो अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने स्टार्ट किया था।
आगे चल के आलमगीर का दामाद सुबुकदीन हुआ और सुबुकदीन का ही बेटा था मोहम्मद ऑफ गजनवी। सो कहीं न कहीं जो वंश था मोहम्मद गजनवी का वो बिलॉन्ग करता था या ये बिलॉन्ग करता था तुर्किश एम्पायर से। तुर्किश आके अफ़गानिस्तान में बसे और अफ़गानिस्तान से इन्होंने भारत में आक्रमण करना स्टार्ट किया। सो अरब के आक्रमण के बाद तुर्किश ने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और लगभग 1100 सेंचुरी के आसपास 11 सेंचुरी के आसपास इन्होंने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। तुर्किश ही आगे चल के बेसिकली जाने जाएँगे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने के लिए, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय तुर्कों को ही भारत में जाता है। आगे चल के मोहम्मद गोरी भी तुर्क वंश से ही बिलॉन्ग करता था। सो यहाँ पर हम समझेंगे मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण। कैसे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया? जैसा हमें पता है मोहम्मद गजनवी का मुख्य उद्देश्य मेन इंटेंशन था भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट ऑफ मुस्लिम रिलीजन एज वेल एज टू रोबर इंडिया और भारत को लूटना। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगभग 1000 एडी के आसपास पहला आक्रमण किया था और इसी को फर्स्ट तुर्किश कॉन्कर और इन्वेजन भारत में माना जाता है। तो 17 बार आक्रमण करने वाला तुर्की मोहम्मद और महमूद ऑफ गजनी था, जिसने 1000 एडी में भारत पर पहला आक्रमण किया। यहाँ पर हम समझेंगे किस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, कैसे उसका मिलिट्री कैंपेन था। तो सबसे पहले महमूद ऑफ गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो जयपाला राजा जो हिंदू शाही वंश से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहला आक्रमण जयपाल के ऊपर हुआ। जयपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे। उसके बाद इसने मुल्तान पर कब्जा किया, मुल्तान पर अटैक किया और मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को हराया। मुल्तान पर कब्जा करने के बाद नगरकोट के राजा आनंदपाल को हराया और उसके बाद इसने चंदेलों पर कब्जा किया जो लगभग कन्नौज और उसके आसपास वाले रीजन पर रूल कर रहे थे। तो चंदेलों का शासन मथुरा, कन्नौज और ग्वालियर था। चंदेल अपने खजुराहो टेम्पल के लिए जाने जाते हैं। तो महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहला आक्रमण जयपाल जयपाल के खिलाफ किया जो हिंदू शाही रूलर था। उसके बाद इसने मुल्तान पे कब्जा करके फतेह दाऊद को हराया, नगरकोट के रूलर आनंदपाल को हराया और उसके बाद चंदेलों पर आक्रमण किया। चंदेलों का जो शासन था वो मथुरा, कन्नौज और ग्वालियर तक फैला हुआ था। ये जो एम्पायर थे, चंदेल वंश हुआ या हिंदू शाही डायनेस्टी हुई, ये अपने आप में बहुत ज्यादा संपन्न वंश थे या संपन्न डायनेस्टीज थी। तो इन डायनेस्टीज पे अटैक करके इसने काफी सारा धन इकट्ठा किया और ये वापस गजनवी लौट गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो फेमस अटैक रहा मोहम्मद गजनवी का वो था सोमनाथ टेम्पल पर। लगभग 1025 के आसपास इसने सोमनाथ टेम्पल जो प्रेजेंट में गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात पे अटैक किया जो काठियावाड़ कोस्टल लाइन पे लोकेटेड है। इस टाइम पे गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था और सोलंकी वंश के राजा राजा भीमदेव फर्स्ट के टाइम पे मोहम्मद गोरी ने गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। तो मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो आक्रमण हुआ वो 1025 एडी के आसपास हुआ, जिसमें उसने राजा भीमदेव फर्स्ट जो सोलंकी वंश डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उसको हराया जो काठियावाड़ के रूलर थे। और उसके बाद इसने लगभग 1 करोड़ उस समय के 1 करोड़ की लूट की थी सोमनाथ टेम्पल से। तो 1025 में गजनवी ने काठियावाड़ तट पर सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोम काठियावाड़ के राजा भीमदेव को हराकर इसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट और डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब यहाँ पर हम समझेंगे कैसे तुर्किश महमूद ऑफ गजनवी मुस्लिम लीडर कहलाया, कैसे ये प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर कहलाया। मोहम्मद गजनवी को एशिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट मुस्लिम लीडर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भारत पर जो आक्रमण किया था इसी उद्देश्य से किया था कि कैसे वो भारत को लूटे और किस तरह से भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करे। तो 17 आक्रमण में इसने मुस्लिम धर्म का प्रचार किया, मुस्लिम धर्म को स्प्रेड किया, मुस्लिम रिलीजन को भारत में स्प्रेड किया।
जिस वजह से इसे आगे चल के इतिहासकारों ने मोस्ट सिग्निफिकेंट मुस्लिम लीडर इन हिस्ट्री कहा। तो मोहम्मद गजनवी को इतिहास में एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम नेता माना जाता है। ऑल्सो जो मोहम्मद गजनवी था, वो कला और साहित्य के प्रति गहन प्रशंसा और बेसिकली बहुत रुचि रखता था, बहुत इंटरेस्टेड था, ये इंटरेस्ट रखता था ये आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर। इसकी जानकारी हमें मिलती है फिरदौसी और अल-बरूनी से। तो फिरदौसी और अल-बरूनी ये 2 राइटर थे जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे, या मैं बोल सकता हूँ जब मोहम्मद गजनवी भारत आया तो अपने साथ 2 राइटर्स, 2 साहित्यकार फिरदौसी और अल-बरूनी को भारत में लेके आया था। अल-बरूनी ने आगे चल के एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अल-बरूनी और किताब-उल-हिंद। इस किताब-उल-हिंद में अल-बरूनी ज़िक्र करते हैं किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया और किस तरह से इसने भारत को लूटा। तो यहाँ से बहुत फेमस बुक है अल-बरूनी की किताब-उल-हिंद। बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है, या ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अल बरूनी किसके दरबार में था, मोहम्मद गजनवी के दरबार में। किताब उल हिंद के राइटर कौन है? तो किताब उल हिंद को अल बरूनी ने लिखा था। उसके अलावा एक और राइटर है जैसा मैंने यहाँ पे बताया है, फिरदौसी। फिरदौसी भी काफी अच्छे साहित्यकार थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी शाहनामा। तो ये शाहनामा बुक के राइटर फिरदौसी हैं और किताबुल हिंद के राइटर अल-बरूनी, और ये दोनों राइटर्स मोहम्मद बिन मोहम्मद ऑफ गजनवी के दरबार में थे, जो बताता है कि मोहम्मद ऑफ गजनवी की किस तरह से साहित्य और कला के प्रति गहन रुचि रही है। क्लियर? ओके, उसके अलावा कुछ और धारणाएं हैं, कुछ डाइवर्स परसेप्शन है रिलेटेड टू मोहम्मद ऑफ गजनवी। हम इस स्लाइड में ये भी समझेंगे कि और क्या डाइवर्स परसेप्शन रहे हैं इतिहासकारों के मोहम्मद गजनवी को लेकर। देखो, अलग-अलग इतिहासकारों के अलग-अलग मत रहे हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि मोहम्मद ऑफ गजनवी का मुख्य मेन पर्पस था सिर्फ इस्लाम धर्म को स्प्रेड करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, एडवर्टाइज करना मुस्लिम रिलीजन को। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद ऑफ गजनवी का मुख्य उद्देश्य था हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों और बौद्ध मंदिरों का अपमान करना। तो डाइवर्स परसेप्शन है, कुछ इस्लाम धर्म के स्प्रेड के लिए जानते हैं और कुछ जानते हैं हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों के अपमान के लिए। एज मोहम्मद गजनवी ने बहुत सारे हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तुड़वा दिया था। क्लियर? मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें भी हमें समझनी होंगी। क्या ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट रहे भारत के ऊपर मोहम्मद गजनवी के 17 अटैक्स के? इतिहासकार मानते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अटैक किया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, तो बहुत सारे रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिले भारत के अंदर, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मंदिरों को तोड़वाना और मुस्लिम धर्म का स्प्रेड करना। तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों का मानना है कि इसने एक अमिट छाप छोड़ी भारत की राजनीतिक, धर्म और संस्कृति को स्थायी रूप से बदलने के लिए। नेक्स्ट, अब मोहम्मद गजनवी के बाद जो नेक्स्ट तुर्किश इन्वेजन हुआ वो किया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी कहीं न कहीं बिलॉन्ग करता था मोहम्मद गजनवी के जनरेशन से ही, उसी कुल से बिलॉन्ग करता था। तो लगभग मोहम्मद गजनवी की अटैक के 150 साल बाद मोहम्मद गोरी भारत में आता है, लगभग 1175-76 के आसपास। उसका पहला सफल अभियान रहता है, जिसमें उसने सबसे पहले मुल्तान वाले रीजन पे कब्जा किया था।
सो यहाँ पर हम समझते हैं मोहम्मद गोरी जो गुरीद एम्पायर से बिलोंग करता था, जिसका जन्म लगभग 1149 के आसपास गुरीद एम्पायर में अफगानिस्तान में हुआ था और 1206 में ठट्टा पंजाब में इसकी डेथ हो गई। तो मुजीद अद-दीन मोहम्मद ऑल्सो नोन एज महमूद ऑफ गोरी और मोहम्मद गोरी, ये गुरीद का शासक बनता है 1173 से लगभग 1202 तक और उसके बाद ये सोलो रूल करता है 1202 से 1206 के बीच में। तो मोहम्मद गोरी जिसे महमूदीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है 1173 से 1202 तक गोरी साम्राज्य का सुल्तान रहा और बाद में 1202 से 1206 तक एकमात्र शासक बना रहा। सो क्योंकि ये अफगानिस्तान में शासन कर रहा था और इसे अपना एम्पायर और अपना पॉलिटिक्स और अपना जो साम्राज्य था उसको एक्सपेंड करना था, तो ये अफगानिस्तान से भारत की तरफ आता है और भारत में लगभग 1175 में आक्रमण और अटैक करना स्टार्ट करता है। अनलाइक मोहम्मद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गोरी का मेन इंटेंशन था भारत को लूटना और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे मोहम्मद गजनवी आया था भारत को लूटने और भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी का कोई इरादा नहीं था भारत में अपना शासन चलाना, जिस वजह से उसने लगातार 17 बार आक्रमण किया था। बट मोहम्मद गोरी का मेन इंटेंशन था भारत में कब्जा करना और भारत में अपने एम्पायर गुरीद एम्पायर को इस्टेब्लिश करना। तो इस क्लास में हम यही समझेंगे कैसे मोहम्मद गोरी भारत में आया, कैसे धीरे धीरे करके उसने भारत पर आक्रमण किया, भारत के रीजन्स पे कब्जा किया और जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी जो लगभग ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में फैली हुई थी, चौहान डायनेस्टी, कैसे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से मोहम्मद गोरी ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो समझते हैं कैसे इसने रूल एस्टेब्लिश किया। मोहम्मद गोरी को ही कहा जाता है या क्रेडिट दिया जाता है भारत में मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश करने का, क्योंकि यही वो रूलर था जिसने भारत में मुल्तान से लेकर नर्मदा रिवर और नर्मदा नदी तक अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था और मुस्लिम एम्पायर को स्प्रेड किया था। तो एक एक करके अटैक समझते हैं महमूद गोरी के, कैसे भारत में आक्रमण रहे और कैसे इसने भारत पे कब्जा किया। सबसे पहले हम इसकी टेरिटरी समझेंगे, कैसे वास्ट टेरिटरियल कंट्रोल रहा है मोहम्मद गोरी का भारत के अंदर। मोहम्मद गोरी ने प्रेजेंट डे मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, ईरान, नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक कब्जा किया था। क्योंकि गुरीद वंश जो था वो चल रहा था प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में इसका कब्जा रहा है। इसने आगे चल के ईरान तक कब्जा किया, भारत में जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है जो पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था, बंगाल पे कब्जा किया था। चौहान वंश को हराने के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया पर इसका कब्जा हो गया था। पाकिस्तान से इसने अपने भारत में कब्जे की शुरुआत की थी। उसके बाद इसने अपने एम्पायर को तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक एस्टेब्लिश किया था। तो अपनी शासनकाल के दौरान मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक अपना अधिकार स्थापित किया। तो जो ये पूरा गोरी एम्पायर रहा है या गुरीद एम्पायर रहा है, ये लगभग 7-8 कंट्रीज में फैला हुआ था। हम मोहम्मद गोरी की लेजेसी एंड इन्फ्लुएंस समझते हैं। डिस्पाइट द रिलेटिव शॉर्ट लाइफ गुरीद एम्पायर एंड सब्सिक्वेंटली अराइवल ऑफ तिमोरीज, मोहम्मद गोरी कॉन्क्वेस्ट लेज द फाउंडेशन फॉर एंड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया। सो बेसिकली क्योंकि मोहम्मद गोरी कम समय तक भारत में रहा था, गोरी की डेथ के बाद जब पंजाब थट्टा में 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, तो इसकी डेथ के बाद भारत में गुलाम वंश जो इसका गुलाम था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिस वजह से छोटे ही समय में मोहम्मद गोरी ने गुरीद एम्पायर को बहुत बड़े लेवल तक फैला दिया था और आगे चल के जब तैमूर आया तो उसने और इन्वेजन किया भारत के अंदर। कैसे मोहम्मद गोरी के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत बसी वो समझते हैं। देखिए होता क्या है जब मोहम्मद गोरी शासक बनता है या मोहम्मद गोरी सेकंड बैटल ऑफ तराइन से भारत में कब्जा करता है,
उसके बाद उसके 2 मेजर स्लेव्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। स्लेव्स गुलाम्स बेसिकली जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उन्हें स्लेव्स कहा जाता था। तो 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है तो उसका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में स्लेव और मुमलुक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है और वो पहला सुल्तान कहलाता है दिल्ली का। तो भारत में जो दिल्ली सल्तनत को बसाया गया था या दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, गुलाम था मोहम्मद गोरी का, जिस वजह से उसने स्लेव वंश के नाम से, स्लेव डायनेस्टी के नाम से भारत में दिल्ली सल्तनत को बसाया और मुस्लिम साम्राज्य को आगे कंटिन्यू रखा। 1206 में मोहम्मद गोरी का पूर्व गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पहला इंडिपेंडेंट दिल्ली का सुल्तान बनता है और मुस्लिम शासक को आगे बढ़ाता है, स्प्रेड करता है। 2 मेजर बैटल्स मोहम्मद गोरी की जो चौहान वंश के समय हुई थी। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। भारत में अरबों के आक्रमण के बाद कहीं ना कहीं राजपूत एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था, जिसे हम मेजर और माइनर राजपूत एम्पायर में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें मेजर वंश नॉर्थ इंडिया में लगभग राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, कन्नौज, मध्य प्रदेश तक चौहान वंश फैला हुआ था। 1191 के आसपास अराउंड 1191 एडी मोहम्मद गोरी चौहान वंश पर अटैक करता है। तो इन 1189 मोहम्मद गोरी लॉन्च एन अटैक ऑन भटिंडा। तो चौहान पे बेसिकली बैटल ऑफ तराइन से पहले ये भटिंडा पे अटैक करेगा और भटिंडा पे अटैक करने के बाद वो चौहान वंश में एंटर कर जाता है, उस एम्पायर में दाखिल हो जाता है जहां पर पृथ्वीराज चौहान का रूल था। और फाइनली 1151 में 1191 में ये तराइन का युद्ध लड़ता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसे कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की बहुत स्ट्रॉन्ग सेना थी तो इस बैटल में मोहम्मद गोरी की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान इस बैटल में जीतते हैं और बठिंडा को रिकवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये। बहुत से एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है पहली बैटल ऑफ तराइन या सेकंड बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुई। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट तो आपको डेट याद रखना है, 1191 एडी में थानेश्वर रीजन के पास, कुरुक्षेत्र के पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होती है। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बैटल पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई। इस बैटल में पृथ्वीराज थर्ड और चौहान जीत जाते हैं और जिस भटिंडा पे मोहम्मद गोरी ने कब्जा किया था, भटिंडा के रास्ते जब वो चौहान वंश में पहुंचता है तो पृथ्वीराज चौहान भटिंडा पर कब्जा कर लेते हैं। अब क्योंकि मोहम्मद गोरी का मेन इंटेंशन था चौहान वंश पे कब्जा करके पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करना, क्योंकि अगर मोहम्मद गोरी ने पूरे चौहान वंश पे कब्जा कर लिया तो इसका मतलब डायरेक्टली नॉर्थ इंडिया किसके अंडर आ गया, मोहम्मद गोरी के। सो आगे चल के नेक्स्ट ईयर 1192 में मोहम्मद गोरी दोबारा अटैक करेगा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसे कहा जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सो यहाँ पर हम समझेंगे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सो पहली फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हार के बाद मोहम्मद गोरी 1192 में अगेन अटैक करेगा राजपूत रूलर पृथ्वीराज थर्ड के ऊपर या पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और इसी को कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। ओके, ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्रूशियल रोल प्ले किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बड़ी सेना मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट खड़ी कर दी और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें इम्प्रेस कर लिया गया और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया या मृत्युदंड दे दिया गया। पहली बार इतिहास में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भारत में प्रॉपर टर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रॉपर टर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ, इससे पहले भी ये मुल्तान पे कब्जा कर चुके हैं, नगरकोट पे कब्जा कर चुके हैं, बट इतना वास्ट एम्पायर अभी तक तुर्किश एम्पायर के अंडर नहीं था। तो फाइनली इस बैटल के बाद पूरा चौहान डायनेस्टी, पूरा एम्पायर नॉर्थ इंडिया
तुर्किश मोहम्मद गोरी के अंडर आ जाता है और मोहम्मद गोरी बेसिकली तुर्किश एम्पायर भारत में स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्रूशियल रोल प्ले किया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना मेन कमांडर एस्टेब्लिश करते हैं। और यही कारण है मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन करता है और दिल्ली सल्तनत बसाता है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को अलग-अलग राजपूत संगठनों का भी सहयोग मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, तुर्की शासन को भारत में एस्टेब्लिश कर दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद पूरी तरह से तुर्किश का कब्जा हो गया, तुर्कियों का भारत पे शासन हो गया, नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आगे चल के मोहम्मद गोरी के बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद, क्योंकि मोहम्मद गोरी को और भी राजपूत एम्पायर्स को कब्जे में करना था, तो धीरे धीरे करके लगभग 1193 से 1198 तक इस मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे राजपूत एम्पायर्स पर अटैक किया विद द हेल्प ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और फाइनली मोहम्मद गोरी दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देता है, जिसमें बैटल ऑफ चंदावर भी इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद धीरे धीरे सिसोदिया वंश चल रहे थे, पाल वंश चल रहे थे और छोटे छोटे भारत में एम्पायर, सोलंकी डायनेस्टी चल रही थी। धीरे धीरे इन डायनेस्टीज पे मोहम्मद गोरी ने कब्जा किया और दिल्ली को अपनी राजधानी डिक्लेयर किया। इसी बैटल में एक और फेमस बैटल आती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस बैटल इज फोर्ट इन 1194। 1194 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था। किस किस के बीच में हुआ था? महमूद ऑफ गोरी विद जयचंद। जयचंद कौन थे? द रूलर ऑफ कन्नौज। क्लियर? जो जयचंद थे वो गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मैंने कहा अभी छोटे छोटे राजपूत रूलर्स चल रहे थे भारत में, तो इसी में जयचंद थे जो कन्नौज पे गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ चंदावर, क्योंकि ये चंदावर रीजन में, प्रेजेंट डे चंदावर नियर यमुना रिवर नियर आगरा ये युद्ध हुआ था। तो आगरा में यमुना के किनारे बैटल ऑफ चंदावर जयचंद जो गढ़वाल वंश से बिलोंग करते थे, जो कन्नौज के राजा थे, उनके बीच और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी कन्नौज वाले रीजन पे भी कब्जा कर लेता है। क्लियर? ओके, ड्यूरिंग दिस बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गोरी इमर्ज विक्ट्रियस। मोहम्मद गोरी ने इसको युद्ध को जीता, जिसमें जयचंद की बुरी तरह से हार हुई, जयचंद की डेथ हुई। जयचंद बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ थे। उसके साथ साथ वो बहुत फेमस राजपूत रूलर भी थे कन्नौज के। कन्नौज भी डायरेक्टली मोहम्मद गोरी के अंडर आ गया और इस तरह से मोहम्मद गोरी ने और पूरे नदर्न इंडिया पे टर्किश एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया। क्लियर? एंड फाइनली मोहम्मद गोरी का ही एक स्लेव था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। आगे चल के बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 1202 में डिस्ट्रॉय किया और 1203 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद गोरी देयर वाज अ ट्रस्टेड कमांडर नोन एज बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गोरी के ही नेतृत्व में उसका एक भरोसेमंद सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने उस टाइम की दो फेमस यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला जिसको पाल डायनेस्टी में धर्मपाला के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको गुप्ता डायनेस्टीज में कुमार गुप्त के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जला दिया गया। इसके लिए इतिहासकार अलग अलग कहानियां बताते हैं, अलग अलग स्टोरीज बताते हैं क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त किया।
बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कुछ स्टोरीज़ बताती हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे बहुत फेमस और एमिनेंट नॉलेज का सोर्स था। यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से बख्तियार खिलजी को लगा कि अ, कहीं मेडिकल सिस्टम भारत का इतना आगे ना निकल जाए, जिस वजह से जला दिया। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। बट हमें यहाँ पर ये समझ आया है कि मोहम्मद गोरी के ही नेतृत्व में, लीडरशिप में, बख्तियार खिलजी ने 2 भारत की फेमस यूनिवर्सिटीज़ विक्रमशिला और या नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो ये रहा है भारत में अरेबियंस एंड टर्किश अटैक, जिसमें हम लोगों ने समझा कैसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, क्या रीजंस रहे कि अरेबियंस भारत में आए, फिर कैसे तुर्किश में मोहम्मद गजनवी भारत आया, कैसे मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, कैसे धीरे-धीरे आगे चल के मोहम्मद गोरी आया, उसने बैटल ऑफ तराइन चंदावर के बाद भारत पे कब्जा किया, और कैसे भारत की 2 फेमस यूनिवर्सिटीज विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया। उसके अलावा बख्तियार खिलजी ने चौहान डायनेस्टी में बनाया हुआ सरस्वती टेम्पल जो अजमेर में स्टैब्लिश था, उसको भी डिस्ट्रॉयड करके 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। नेक्स्ट सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे समझेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, कैसे दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया गया, कैसे 5 डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत में आई। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।